संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर हम बोल सकते हैं फैक्टर इफेक्टिंग क्या क्या प्रभावित करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स को, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो मेनली जो होते हैं किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं कि कोई संकुल कितना स्थायी होगा। उपसंयोजी यौगिकों या संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारक हो सकते हैं। फर्स्ट या फर्स्ट बोल सकते हैं, जिसको हम क्या चीज, धातु आयन की प्रकृति, धातु आयन की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। मैं क्वेश्चन करूंगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, फर्स्ट धातु आयन की प्रकृति, कि धातु आयन किस तरह से इफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी को। सेकेंड नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रकृति, लिगेंड की प्रकृति, या हम क्या लिख सकते हैं इसको, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नेचर किस तरह से इफेक्ट करेगा। थर्ड है, इसमें हम बोल देते हैं ना विलायक, जिसको बोलते हैं विलायक, माध्यम या विलायक की प्रकृति, माध्यम या विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ विलायक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो ज्यादा होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। इन तीनों फैक्टर पे फैक्ट करेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल होगा। एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं विच इज मोर स्टेबल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है। हम पहले समझ लेते बहुत अच्छे से, उसके बाद हम आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं जो पीडीएफ शेयर किया उसमें ये टॉपिक है कि नहीं है क्या? चलिए, जैसे क्वेश्चन आ सकता है विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल। मान के चलते क्वेश्चन आया इन दोनों में स्टेबल कौन है। ठीक है, कैसे बता पाएंगे? ऑप्शन ए है K4 Fe CN6 B क्या है? B है K3 ब्रैकेट में Fe CN6। दोनों का आप आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर बता सकते हो क्या? इसका आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर क्या होगा? हेक्सासाइनोफेरम की फेरेट। फेरेट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? क्या होगा? इसका टोटल नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्या आयन लगेगा क्या लास्ट में? नहीं लगेगा। अब मान के चलते हैं ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ गए इन दोनों में स्टेबल कौन है, इन दोनों में स्थायी कौन है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन कारक इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने पहला देखा धातु आयन की प्रकृति, सेंट्रल मेटल, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ठीक है, सेकेंड है लिगेंड की प्रकृति, और थर्ड है माध्यम या विलायक की प्रकृति। हम ये चीज देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्या है? सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं। ये पोटेशियम यहाँ पे कितने 4 हैं, आयरन साइनाइड सेम टू सेम है। डिफरेंस कितने का है बताओ इन दोनों में? क्या अलग है? क्या अलग हो सकते हैं? क्या अलग है? वेरी गुड, ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम ओके, पोटेशियम में यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 4, यहाँ पे कितने हैं? 3। इसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2 होगा, +2। डन।
ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा +3 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +3। दोनों की ऑक्सीडेशन में हमको क्या देखने को मिला कि आयरन पे अगर +2 का चार्ज लग रहा है, कितने की चार्ज +2 की, और यहाँ पे कितने की चार्ज लग रही है +3। कोई गलत नहीं बताएगा इसका आंसर मेरे को, ठीक है। इसका सही आंसर मेरे को ये बताओ, दोनों की साइज, अगर साइज को हम क्या करें, कंपेयर करें दोनों की साइज को, कौन स्मॉल होगा कौन छोटा होगा, Fe3। ये जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होता है वो कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होता है, स्मॉल होता है। कोई मुझे बता सकता है इसका रीजन क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में समझना, साइज जितना छोटा होगा किसी कॉम्प्लेक्स का, मान के चलते इन दोनों में अभी पता चल गया हमको इसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। इस पे प्लस चार्ज ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम। जेड इफेक्ट क्या हो गया है, बढ़ गया है। हाँ बोला ना जी, जेड इफेक्ट क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण इसका साइज बहुत छोटा होगा, ठीक है। अब साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या कर लेगा, खींच लेगा। और काम ही वही हो रहा है कि जो लिगेंड है वो लोन पेयर को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। अभी जो जितना जल्दी डोनेट करेगा उतना ही जल्दी क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो उनमें क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जिसका साइज जितना छोटा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। तो इन दोनों केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन ज्यादा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, बी स्टेबल होगा किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। नोट करके रखो जल्दी से। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन नहीं कराता, पहले मैं ये करा देता हूं। मैं अच्छे से पहले नोट्स बना लेते, ठीक है इसका, उसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे। और थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। साफ कर दे क्या, साफ कर दूं, ठीक है, ओके। हम एक एक करके सबको समझेंगे। धातु आयन की प्रकृति सबसे पहले समझते हैं। सबसे एकदम इजी चीज क्या थी, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा स्टेबल होगा। और ये क्या आते हैं आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब अपना अंदाज बदल दिए, तुमको भी पढ़ने का अंदाज बदलना पड़ेगा। पहले क्या करता था, ये इजी क्वेश्चन दे देता, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे देता था, या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दे दो, उसका थ्योरी लिखो दे, या IUPAC ही आता था केवल आपको 3 से 4 नंबर का, बाकी कोई टॉपिक इसमें से नहीं आते थे। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है, वो पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स। अच्छा मुझे एक चीज बता, यहाँ पे ये रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, कोई बता दो तो मजा आ जाए। रंगीन होगा कि रंगहीन होगा, कलरफुल होगा कि कलरलेस होगा, कैसे बता सकते हैं बताओ। आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाओ, CFT में जाओ, ठीक है। मैंने कल एक्सप्लेन किए थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, चलो देखते हैं। ऑन द बेस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बेस पे देखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, रंगीन है कि रंगहीन है। फर्स्ट वाले को देखते हैं, ठीक है, ओके। क्या होता था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जो हम पढ़े थे, बताओ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल है, ये कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता था, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता था, स्प्लिटिंग जो होती थी, कैसे होती थी, थ्योरी आपको बोलने आना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, जो d ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5 सेट में बटे, सॉरी 2 सेट में बटे होते हैं। और वो 2 सेट कौन कौन सा होता है, एक सेट होता है T2G, एक सेट होता है Tg। T2G के जो ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, XZ, ठीक है। और Eg सेट में कौन कौन होता है, ओके डन, ठीक है। तो उनकी जो स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल की केस में, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी हो जाएगी, बोलो कैसी हो जाती थी,
क्या देखा था? ये देखे थे क्या? Eg जो है वो कहाँ चला जाता था? ऊपर, और T2G कहाँ रह जाता था? नीचे। इससे नीचे, इससे थोड़ी नीचे रह गया, डिजेनरेट है ये, साइड स्टेट पे, इससे नीचे, ठीक है, कुछ ऐसा, ये ठीक है। अब हम ये देखे थे कि Eg ऊपर चला गया था और T2G नीचे रह गया था, इस टाइप से इसको बोले थे क्या चीज? बेरिंग सेंटर। ये क्या है? बेरिंग सेंटर। ओके डन। और इनके बीच जो स्प्लिट हुई थी उसको डिनोट किया था डेल्टा नॉट से, ठीक है। ये O है या ऑक्टेहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, अपन ये मान सकते हैं। इसके पास आयरन पे कितने चार्ज है? ऊपर वाले में बोलो Ap+2। Ap+2 कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक साथ बोलो। ये आर्गन, उसके बाद 4s0, वेरी गुड, और 3d6, बहुत बढ़िया, 3d6। इसको फील करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। नीचे कैसे फील होगा? यह क्या है? T2G, और ये क्या है? Eg। कैसे फील होगा बोलो? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या ऊपर चला जाता है क्या? क्योंकि ये कैसे लिगेंड है? लिगेंड क्या करा देता है? ज्यादा स्प्लिट करा के क्या करा देता है? पेयर। तो इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो जहां कहीं भी आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, आपके 2-3 आंसर आपको मिल जाएंगे कि भैया ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा। क्या होगा? ये प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेकेंड चीज क्या हो जाएगा? ये कलरफुल प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ये कलरलेस होगा। क्या होगा? ये कलरलेस। ये कैसे हम मान लेते हैं कलरलेस होगा? तो एक्चुअल में होता क्या है? अभी आपको पढ़ाऊंगा डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है? जैसे आपने क्या कर दी, कोई लाइट इसके पास कर, कोई लाइट पास कर दी, ठीक है। जैसे तुमको भूत कैसे दिखते हैं, तुम बोलते हो ना वीडियो में भूत देखे हैं, ठीक है। तो उसका एक्चुअल रीजन क्या होता है? देखो, यहाँ से जैसे कोई लाइट आपने पास कर दी कुछ ऐसे, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहीं पे करंट में लगा दो, ऐसे तुम लोग क्या करोगे? उछलोगे नहीं उछलोगे, भागोगे, तुम लोग ऊपर जाओगे। तो सेम क्या होगा? यहाँ पे क्या हुआ? ये हमने क्या कर दी? लाइट पास कर दी। लाइट पास करने के बाद क्या होता है? जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लाइट को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। उसको डिनोट करते हैं लैम्डा एब्जॉर्ब से, लैम्डा एब्जॉर्ब से, ठीक है। और लाइट के बारे में क्या जानते हैं? लाइट क्या होती है? फोटोन तो होती है, फोटोन के पैकेट होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्या होते हैं? पैकेट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो चला जाता है, जैसे तुम लोग क्या करते हो एनर्जी लेने के बाद, जैसे शादी में चले गए खाने पीने के लिए, अभी फुल खा पी गया होगा शादी में, जहाँ पे तुम लोग बफर सिस्टम देखे, खाने पीने के लिए चले गए, उसके बाद क्या करते हो? बहुत सारा एनर्जी लेने के बाद तुम क्या करते हो? डांस करने चले गए। हाँ बोलो, हाँ डन। फिर अपन ने क्या किया? एनर्जी जैसे डाउन हुआ कुछ टाइम के लिए, हम फिर से अपने घर वापस आ जाते। इससे क्या होगा? ये बहुत सारी क्या ले ली? एनर्जी लेने के बाद क्या हुआ? एनर्जी ये चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जैसे जाता है कुछ टाइम के लिए रहता है, 10⁻⁸ सेकेंड तक ही क्या करता है यहाँ पे रहता है, बहुत कम समय के लिए यहाँ पे रहता है। वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके हाई स्टेट में गए ना, एकदम स्पीड से फिर कहाँ चला आता है? नीचे चला आता है। नीचे जहाँ पे आएगा, जैसे नीचे आएगा या कहीं भी नीचे आया, वो डी ऑर्बिटल में आ सकते हैं, वो एस ऑर्बिटल में आ सकते हैं, पी ऑर्बिटल में आ सकते हैं, पता नहीं कहाँ पे आएगा, ठीक है। ज्यादातर बोला जाता है चलो आगे कौन सा ऑर्बिटल पे? डी ऑर्बिटल पे, कहीं पे आ गया। लेकिन आना चाहिए कौन से रीजन पे? विजिबल रीजन पे। विजिबल रीजन पे जहां पे हम देखते हैं ना 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच को ही हम क्या कर सकते हैं? सीन कर पाते हैं। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम जो विजिबल रीजन होते हैं ना भैया, ये क्या है यार? ये एक स्केल है, ऐसा स्केल। तो एक रीजन होता है विजिबल रीजन। विजिबल रीजन इधर होता है IR, ऐसा रीजन होता है, मैं बताएगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे अगर वो लाइट आती है ना, तभी हम क्या कर सकते हैं? उस लाइट को देख सकते हैं, जिससे बोला जाता है कि स्पेक्ट्रा जनरेट हो गया। एक स्पेक्ट्रा जनरेट हो गया, उसको हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। क्या क्या आपने बता दिया भैया? तो सिंपल सी बात मैं ये बता रहा कि जो डी ब्लॉक या डी ब्लॉक के एलिमेंट की जो बात होती है, कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट या ऐसे कॉम्प्लेक्स की बात अगर हम करते हैं, अगर इस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया गया, यहाँ पे तो नहीं पाया गया था, मान के चलो जिस भी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वहां पे डी ट्रांजिशन होगा। आई रिपीट,
क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन। भैया डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, तो डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, जब कोई भी वेवलेंथ की एनर्जी जब किसी मेटल पे या किसी कॉम्प्लेक्स पे पास होती है तो उसमें जो आयन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उत्तेजित अवस्था में या हायर स्टेट पे क्या हो जाता है, चले जाता है। और जब हायर स्टेट पे चले जाता है वहां पे कुछ ही सेकंड के लिए रुक के वो फिर से क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। अब एनर्जी को रिलीज करते करते जब वो नीचे आता है तो हमें वो कॉम्प्लेक्स कैसा दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देता है। क्या आप इसको एग्जाम में लिख पाओगे, इजीली लिख पाओगे। क्या हुआ था, कोई कॉम्प्लेक्स था, उस पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, एनर्जी उस पे पास हुई, जैसे एनर्जी पास हुई उसका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में क्या घंटे तक रुक जाता है, हाँ बोलो कितने टाइम तक रुकेगा, 10 के -8 सेकेंड रुकेगा, मतलब एकदम नेग्लिजिबल टाइम पे रुकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो क्या होता है, उत्तेजित अवस्था है, नीचे आता है तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की रहती है ना उसको क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो विजिबल रेंज की होती है, तब जाके हमको वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा दिखता है, चमकीला दिखाई देता है या कोई कलर शो करता है। एकदम डन। तो इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन ही बोलेंगे जो भी। ये कुछ था, मैंने एक और टॉपिक टेक्निक बता दी, इसको याद रखिए। ठीक है, ओके हम कहाँ चलेंगे अब, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बोर्ड चेंज कर देंगे नीचे, हेडिंग लगा लो। फर्स्ट आपने क्या लिखा, आकार। फर्स्ट लिखो आकार। ये पढ़ रहे हो धातु आयन की प्रकृति, इन सबको आप साफ कर सकते हो। जितना ज्यादा इस चैप्टर को आप समझोगे ये चैप्टर आपको उतना ही हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। केवल 12th में काम आने वाला ऐसा नहीं है, ये आपको केवल 12th में काम आए। केमिस्ट्री की आप जितने भी आगे पढ़ाई करोगे वहां पे ये चैप्टर आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, आकार कैसे डिपेंड करता है इस चीज को मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन का आकार, मैं इसको समझाने के बाद आपसे क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, आकार छोटे होने पर संकुल का स्थायित्व, संकुल का स्थायित्व, स्टेबिलिटी बढ़ता है। एक लाइन में इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी जस्ट अपोजिट होता है, स्टेबिलिटी जस्ट अपोजिट होता है इसके साइज। डन। साइज जितना छोटा स्टेबिलिटी उतनी ही हाई होगी। ये लाइन क्लियर है, समझ में आता है क्या सबको? किसी भी कॉम्प्लेक्स का मेटल आयन का साइज जितना छोटा होगा, और बोला ना चाहिए, वो कॉम्प्लेक्स उतना ही क्या होगा, स्टेबल। अब कैसे स्टेबल होगा इस चीज को क्वेश्चन करेंगे, चल जाएगा। सेकंड, आवेश, आवेश या चार्ज, चार्ज मैं सीधे ये लिख दूं क्या, चार्ज के समानुपाती होता है क्या चीज, स्टेबिलिटी। जैसे अभी देखे थे, अब इसके लिए क्या जरूरी लिखना, डन ना? ठीक है, क्या आप लिख सकते हो
इसके लिए अगर थ्योरी लिखना चाहो तो केंद्रीय धातु आयन का आवेश अधिक होने पर, केंद्रीय धातु आयन का आवेश अधिक होने पर स्थायित्व भी अधिक हो जाता है। थर्ड, आयनिक विभव। केंद्रीय धातु आयन का आयनिक विभव अधिक होने पर स्थायित्व भी अधिक होता है। स्थायित्व भी अधिक होता है। यहां पे लिख सकते हैं स्थायित्व समानुपाती आयनिक विभव, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसी को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फर्स्ट, यहां से नीचे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट है बताना इसमें से स्टेबल कौन है, विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसको और समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। 3 चीजों में पढ़ा, क्या चीज, आकार, जितना छोटा होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स का या सेंट्रल मेटल का, धातु आयन की प्रकृति पढ़े थे, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा अगर वो स्मॉल होगा कंपेयर करने पर, तो जो स्मॉल होगा वो ज्यादा स्टेबल। सेकंड चीज आवेश या चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आयनिक विभव या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान से सुनो। आयनिक विभव या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि कितना उस पे पोलराइजेशन आया है। भैया ये पोलराइजेशन क्या है, ध्रुवण जिसको बोलते हैं या डाइपोल जिसको बोलते हैं, डाइपोल जिसको बोलते हैं। जैसे वाटर में क्या होता है, वाटर का हम जैसे आयनिक विभव अगर चेक करें, ठीक है, वाटर का क्या होता है H2O होता है। वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम देखना चाहें तो क्या बनेगा, HO और H कुछ ऐसा बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। इधर पूरा नेगेटिव हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स में या जो विलायक है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन करके देखते हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। विच इज मोर स्टेबल, तो अभी हम देखे थे, क्या देखे थे, K4 देखे थे और Ap और CN6, ठीक है। अगर मैं इसको A बोलूं, B ऑप्शन में अगर हम दे देते K3 और Ap CN6, ठीक है। इन दोनों में क्या, इन तीनों का हमको कौन दिखाई दे रहा है, बताओ, क्या देख सकते हैं, डिफरेंस केवल कितने का, आयरन सेम है, साइनाइड सेम है, लिगेंड सेम है। क्या चेक करेंगे इसमें, इस पे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे तो क्या आएगा, +2, और इस पे क्या आएगा, +3, ठीक है। तो हमने तो ये पढ़ा है
जितना ज्यादा किसी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा वो कंपाउंड तुरंत क्या होगा, स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, आंसर में आएगा ए स्टेबल इसके कंपेयर में बी के कंपेयर। गलत बोल दिया क्या मैं, बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से। क्यों, क्योंकि उस पे +3 का चार्ज। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसको बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मान के चलते हमने ले लिया क्रोमियम, इसके साथ NH3 6 Cl3, ये एक ऑप्शन हुआ। सेकंड ऑप्शन है क्रोमियम के साथ हम ले लेते हैं कोबाल्ट, CO NH3 6 और Cl3। इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करेगा। कैसे बता सकते हैं बोलो, लिगेंड सेम है, आयनिक स्फीयर में आयन सेम है, चार्ज भी क्या है, सेम। क्या अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, आकार देखेंगे। क्या देखेंगे, आकार। केंद्रीय धातु आयन का आकार छोटा होने पर संकुल का स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बताओ किसका, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु का, यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उनका आकार किसका छोटा होगा, किसका, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। हमने क्या पढ़ रखा है, जनरली केस में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो जाता है, साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। साइज क्या हो जाता है, छोटा। पता तुमको साइज क्या हो जाता है, छोटा। नहीं में क्या चार्ज दोनों पे कितने की लगेगी, +3। चार्ज दोनों पे कितने की लगेगी, +3। तो चार्ज हम देख नहीं सकते, साइज ही देखेंगे। सो सिंपल, साइज का क्या है भाई, लेफ्ट टू राइट है, क्या होता है इसमें क्या होता है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो जाती है, छोटी। किसके कारण, जेड इफेक्ट के कारण। और भी कौन भी इफेक्ट होते हैं अभी नहीं बताता, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ इन दोनों केस में क्या होगा, साइज क्रोमियम बड़ा है इससे, कोबाल्ट से। तो जो छोटा होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। तो हमारा स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं इसको A मानूं तो इसको B मानूं तो क्या होगा, B ज्यादा स्टेबल होगा किससे, A से। क्योंकि जो B का जो साइज है, कोबाल्ट का जो साइज है वो छोटा है, किससे छोटा है, क्रोमियम से छोटा। लिगेंड को देख के बताएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा लाइन लिख लो। फर्स्ट लाइन, लिगेंडों का आकार छोटा एवं आवेश अधिक होने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। मैं ये लिखूं, लिगेंड का आकार छोटा होने एवं चार्ज अधिक होने पर स्टेबिलिटी बढ़ता है या हाई है, ठीक है। कैसे पता लगाएंगे, देखो इसको हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी साइज अगर छोटा, साइज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। साइज अगर छोटा तो स्टेबिलिटी हाई, समानुपाती होगा किसके, आवेश के, आवेश से। लिगेंड में हमको क्या क्या देखते हैं, देखो इधर समझो, अगर साइज छोटा है, समझ जैसे अगर अपन ये देखें NH3 देखें और H2O देखें, भैया इन दोनों में किसकी साइज छोटी है, नहीं बता सकते इसको भैया, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स है ना। हम किसके बारे में बताएंगे, एटम के बारे में, जो स्पेशली एटम हो, जैसे अगर क्लोरीन हो गया और कौन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ऐसे केस में हम इसको देखेंगे साइज को, इन दोनों में कौन छोटा होगा, फ्लोरीन छोटा होगा। आई बात समझ में। तो जो अगर लिगेंड अगर कैसा है हमारा, छोटा है,
तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और अगर किसी पे आवेश ज़्यादा है तो भी वो क्या प्रोवाइड कराएगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी ये समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड लिखो, लिगेंड की क्षारकता अधिक होने पर संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। लिगेंड का क्षारकता अधिक होने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम एक लाइन लिख दो, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, स्टेबिलिटी समानुपाती किलेटिंग लिगेंड, ठीक है। थोड़ा सा देखो, तीनों को पहले याद करो, ठीक है। हम अगर ये मान के चलते हैं कि सेंट्रल मेटल क्या है, समान, ऐसे केस में किसको देखेंगे हम लोग, लिगेंड। इसको देखेंगे लिगेंड में क्या चेंजेस है। फर्स्ट क्या देखेंगे, लिगेंड का साइज, जितना छोटा आकार होगा लिगेंड का जितना छोटा आकार होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करा देगा, स्टेबिलिटी गेन करा देगा। सेकेंड चीज कि आवेश कितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आवेश होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज, थर्ड वाला पॉइंट। किलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं आप जानते हो क्या, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, 2 या 2 से अधिक होती है और वो क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। एग्जांपल बताओ 2-3 लिगेंड बोलो भैया, ऑक्सलेट, एथिलीन डाइमाइड, ठीक है, EDTA, एथिलीन डाइमाइड टेट्रा एसिड। अगर ये सब लिगेंड हैं जो लोन पेयर को डोनेट करके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, वो बाकी लिगेंड के कंपेयर में क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, एकदम डन। जैसे मैं मान के चलता हूँ ये मैं ले लिया, कोबाल्ट ले लिया, इसके साथ हम ले लेते हैं NH3, ठीक है, और एक और ले लेते हैं B ले लेते हैं कोबाल्ट, और इसके साथ में हमने EL ले लिया। अब इन दोनों में आपसे पूछा जाएगा विच इज मोर स्टेबल। यहाँ पे लिगेंड कैसा है, चार्ज पे दोनों पे तो हम मान के चलते हैं 0 चार्ज, ठीक है। यहाँ पे लिगेंड कैसा है, मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, कौन सा डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड में कैसा लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। ये क्या करा देता है, जब सेंट्रल मेटल से जुड़ता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, रिंग का। जिस भी चीज में रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एक और बात आता है, एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, एकदम अच्छे इसको सुनना। अगर कहीं पे बैक बॉन्डिंग हो रही है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, भैया ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। जिस भी लिगेंड बैक बॉन्डिंग कराता है, जैसे CO, ठीक है, CO एक लिगेंड होता है, कार्बोनिक जो लिगेंड होता है उसमें बैक बॉन्डिंग बैठ जाता है, ठीक है। जहां पे बैक बॉन्डिंग बैठ जाएगा वो सबसे जबरदस्त टाइप का क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये सब भी किलेटिंग बिलेटिंग भी काम में नहीं आएगा। जहां पे बैक बॉन्डिंग हुआ वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अभी पता चला मुझे, ओके। साफ करें इसको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसका, ठीक है, करो जल्दी करो। इसके पहले मुझे ऐसा लगता है कहीं पे मैंने आपको कुछ तो मिस्टेक बताया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। बस इतना जान लो, जिस भी विलायक का जितना ज्यादा जो विलायक पोलार होगा कहने का मतलब जिसपे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल ज्यादा जनरेट होते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, प्रश्न, ठीक है। आपसे पूछा गया, कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया, पूछा गया वो जल में या ईथर में, ठीक है। जल क्या होता है बोलो, H2O। ईथर क्या होता है बोलो, ईथर का फंक्शनल क्या होता है, RO R डैश। पढ़ो, ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे मैं बता रहा हूँ इसके बिना,
ROR बेस। इसका अगर हम देखें, इसका अगर क्या देखें स्ट्रक्चर देखें HO और ये H, ये देखो क्या हुआ, ये पूरा रीजन कैसा हो गया नेगेटिव और ये पूरा रीजन कैसा हो गया पॉजिटिव। मतलब इसमें क्या हो गया है, ये पोलार है, ध्रुवी जिसको बोलते हैं, ये क्या है पोलार। जो कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा पोलार होगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही ज्यादा क्या होगा हाई होगा। मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ज्यादा। ये पोलार है क्या नहीं है, इस पे कोई भाई दोनों साइड क्या है CH3 है, इधर भी क्या है CH3 है, तो इसमें पोलैरिटी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग नॉन पोलार या इसको बोलते हैं अध्रुवीय। जो अध्रुवीय है मतलब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कम। अब हम अगर कॉम्प्लेक्स को क्या कर देते हैं इस पे डिसॉल्व कर देते हैं तो ज्यादा स्थायी किसमें रहेगा ईथर में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आंसर लिखूं जल में या ईथर में ज्यादा स्थायी होगा। आप लिख सकते हो क्वेश्चन में जो कॉम्प्लेक्स है वो जल में या ईथर में किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ईथर में ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। ईथर में क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ईथर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है कम है। एकदम डन करो नोट, इसको लिख के रखना। प्रश्न अगर आया कि कॉम्प्लेक्स जल में ज्यादा स्टेबल होगा कि ईथर में, तो आप आंसर लिखोगे ईथर में ज्यादा स्थायी होगा। 20 हो गया, मेरे को चलना चाहिए शायद। क्वेश्चन है तो बहुत सारा है। भागेगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन करा दूंगा इससे रिलेटेड, आप बुक में देखना 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो और भी है बहुत सारे, जैसे अगर नहीं करा क्वेश्चन, ठीक है।